नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भीषण वर्षा और भूस्खलन के बारे में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से टेलीफोन पर बातचीत की। कहा, प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है। केरल में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आश्वासन, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की। देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.10%। केंद्र सरकार ने 2014 से 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी। सरकार ने कहा, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, असंगठित क्षेत्र के 4 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर विचार के लिए नौसेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में कल से और पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप ओमान में क्वालीफायर मैचों के साथ शुरू। सुपर 12 के मैच संयुक्त अरब अमारात में इस महीने की 23 तारीख से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से आज टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में तेज बारिश और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि बारिश और भूस्खलन के कारण केरल में कई लोगों की जान गई है, जो बहुत दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों और घायलों को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और बेहतरी की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनका मंत्रालय केरल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बताया कि राज्य में बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। इस बीच केरल के कोट्टायम और इडुक्की जिलों में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। कोट्टयम जिले में 13 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि इडुक्की जिले में 9 लोगों की जान गई है। इडुक्की जिले के कोक्कायर इलाके में 5 शव निकाले गए हैं। इनमें 1 महिला और 4 बच्चे हैं। एक और बच्चे के मलबे में दबे होने की आशंका है और उसकी तलाश जारी है। इस बीच कोट्टायम जिले की कुट्टिकल पंचायत में भी 8 शव मिले हैं। पूरे क्षेत्र में अभी तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 6 लोग एक ही परिवार के हैं। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। केरल के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। राज्य भर में 10 बांधों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन बांधों के जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं या इनके तटबंध टूट रहे हैं। उत्तराखंड में आज सुबह से ही राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मौसम विभाग ने इस महीने की 19 तारीख तक राज्य के अलग अलग स्थानों पर तेज से और तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आने वाले 2-3 दिन के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताया। केरल में 16 तारीख को हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। इसके बजाय एक लो प्रेशर एरिया था जो केरल के पास साउथ ईस्ट अरबियन सी में केंद्रीभूत था, वो 17 तारीख सुबह लेसमार्क हो गया है। 17 तारीख में सिर्फ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का वार्निंग दिया गया है और 18 तारीख में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा और हेवी रेनफॉल होने का कोई उम्मीद नहीं है केरल के ऊपर। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केंद्रीभूत है, वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और उम्मीद है कि ये दोनों सिस्टम के प्रभाव में 18 तारीख और 19 तारीख को नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, वेस्ट एमपी वगैरह में इसका असर देखने को मिलेगा। स्पेशली वेस्ट उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपो इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस हमले में 2 मजदूर मारे गए हैं जबकि 1 घायल हुआ है। इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले आतंकवादियों ने कल 2 प्रवासियों की हत्या की थी। इनमें एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पा के रेहड़ी लगाता था, जबकि दूसरा पुलवामा जिले में कारपेंटर का काम करता था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन हत्याओं की निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवादियों को निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने लोगों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने और एक आवाज में बोलने की अपील की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 14,146 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जो 229 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.10% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 19,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 59 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन लोगों को भी टीका लगाने का निर्देश दिया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले सभी लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर 15 अक्टूबर से कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। साथ ही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि देश में असंगठित श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई-श्रम पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। श्री यादव ने ट्वीट में कहा कि इस पंजीकरण के जरिए असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने लगेगा। इन श्रमिकों में महिलाओं की संख्या 50% से अधिक है, जबकि पुरुषों की संख्या 49.98% है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से ई-श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों में ज्यादा संख्या कृषि और भवन निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है, क्योंकि इनमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण ई-श्रम ऐप
या वेबसाइट पर कराए जा सकते हैं। ये सेवा सामान्य सेवा केंद्रों, राज्य सेवा केंद्रों, श्रम सुविधा केंद्रों और चुने हुए डाकघरों तथा डिजिटल सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और स्थायी रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इस पर कुल 17,691 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में राज्यों और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 2014 से लगभग 2,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भीषण वर्षा और भूस्खलन के बारे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से टेलीफोन पर बातचीत की। कहा, प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है। केरल में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आश्वासन, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की। देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.10%। केंद्र सरकार ने 2014 से 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी। सरकार ने कहा, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, असंगठित क्षेत्र के 4 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर विचार के लिए नौसेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और पुरुष 2020 विश्व कप ओमान में क्वालीफायर मैचों के साथ शुरू। सुपर 12 मुकाबले संयुक्त अरब अमारात में इस महीने की 23 तारीख से। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। सरकार ने कहा है कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम पिछले साल के मुकाबले कम हैं। सरकार ने कहा कि बफर स्टॉक बाजार में भेजने से प्याज के दाम स्थिर हो रहे हैं और आलू तथा टमाटर के दाम कम करने के प्रयास चल रहे हैं। बफर स्टॉक से प्याज अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 14 अक्टूबर के प्याज के खुदरा दाम 42 रुपए से लेकर 57 रुपए प्रति किलो तक आ गए। राष्ट्रीय स्तर पर प्याज के औसत खुदरा दाम 37 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम है, जबकि 14 अक्टूबर को औसत थोक दाम 30 रुपए प्रति किलो थे। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि जिन राज्यों में प्याज के दाम राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, वहां बफर स्टॉक दिया जा रहा है। मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज उपलब्ध करा रहा है। इससे राज्य बाजार में कम कीमत पर प्याज उपलब्ध करा सकेंगे। मदर डेयरी की खुदरा दुकानों सफल पर 26 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज उपलब्ध है। आयकर विभाग ने डिजिटल मार्केटिंग और कचरा प्रबंधन कारोबार में लगे समूहों के यहां छापेमारी की है। पहला समूह डिजिटल मार्केटिंग और प्रचार प्रबंधन से जुड़ा है। उसके बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली स्थित 7 परिसरों पर छापे मारे गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार वहां से मिले आपत्तिजनक दस्तावेज से पता चलता है कि ये समूह एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से आवास संबंधी प्रविष्टियां प्राप्त करता था। एंट्री ऑपरेटर ने माना कि समूह की बेहिसाब आय नकद और हवाला के जरिए भेजी जाती थी।
दूसरा समूह ठोस कचरा प्रबंधन के कारोबार में लगा है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि ये समूह ठेका आगे देने और अपने खर्चों के फर्जी बिल बनाता है। छापे के दौरान करीब 7 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति और 65 लाख रुपए के गहने मिले हैं। नौसेना के शीर्ष कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा, जिसमें सेना की रणनीतिक तैयारियों और भविष्य की नीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और नौसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा थल सेना और वायुसेना के प्रमुख अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के अधिकारियों को सैन्य स्तर पर नौवहन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधायक नितिन अग्रवाल ने आज इस पद के लिए अपना नामांकन भरा। उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मुकाबला निश्चित है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह ने भी इसके लिए नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी कार्यकारिणी समिति की घोषणा के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। इस समिति में पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के दौरान पार्टी अध्यक्ष ने पहली बार कार्य समिति की बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश सरकार दिवाली के तोहफे के रूप में राज्य के 2,51,000 बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परिवार अगले सप्ताह इन घरों में प्रवेश करेंगे। लाभार्थियों में विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, सहरिया और भारिया परिवार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें मध्य प्रदेश ने सराहनीय काम किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 21,05,000 मकान बना लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना काल में भी आवास निर्माण का कार्य नहीं रुका। इस अवधि में 3 लाख से अधिक आवास गृह निर्मित किए गए। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कालापानी के माउंट हैरियट का पुनः नामकरण करके माउंट मणिपुर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं की प्रशंसा की तथा आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह वास्तव में मणिपुर के लोगों के लिए गर्व का एक क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस राज्य पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर में कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने की घोषणा के बाद मणिपुर के लोग खुशी से अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि श्री शाह ने महाराज कुलचंद्र और 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के 22 अन्य शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिए स्पाइस जेट की उड़ान को रवाना किया। तिरुपति को भगवान वेंकटेश्वर के निवास के रूप में जाना जाता है। तिरुपति शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जा खान कमाल ने कहा कि कुंभिला और अन्य स्थानों पर दुर्गा पूजा के दौरान अस्थिरता के लिए हिंसा तीसरे पक्ष ने फैलाई थी। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक समूहों और प्रसिद्ध नागरिकों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं की कड़ी आलोचना की। 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो गया है। विश्व कप के पहले क्वालीफायर मुकाबले में ओमान में ग्रुप बी के पहले मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हरा दिया है। पापुआ न्यू गिनी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 129 रन बनाए। जवाब में ओमान ने बिना किसी नुकसान के 13 ओवर और 4 गेंद में 131 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज दूसरे क्वालीफायर में बांग्लादेश का मुकाबला स्कॉटलैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्कॉटलैंड ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 44 रन बना लिए हैं। विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले 23 अक्टूबर से खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन ओमान और यूएई में किया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे। आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। स्वतंत्र भारत ने बापू का बलिदान और देश का विभाजन देखा। आचार्य विनोबा दिल्ली पहुंचे और राजस्थान के मेव मुसलमानों का पुनर्वास शुरू किया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच पहली बैठक 7 जून 1916 को बड़ी सादगी से हुई थी। उस दिन विनोबा भावे अहमदाबाद में महात्मा गांधी के कोचारब आश्रम पहुंचे थे। जब दोनों पहली बार मिले तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके बीच शाश्वत रिश्ता है। ये रिश्ता जीवन पर्यंत जारी रहा और विनोबा गांधीवादी दर्शन के सच्चे अनुयायी बने रहे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके किया, जो महात्मा गांधी के विश्वास के अनुरूप था। विनोबा भावे ने मद्यपान के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूकता फैलाई। भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय हवा, ये तीनों शराब के लिए प्रतिकूल है। शराब में हानियां बहुत है। जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है, वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं। गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा। जमीनी हकीकत पर मजबूती से डटे हुए आचार्य विनोबा ने भूदान की शांतिपूर्ण क्रांति के बारे में सोचा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्रसिद्ध गांधीवादी और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी ने भूदान के दर्शन और उसमें विनोबा भावे की भूमिका के बारे में बताया। विनोबा जी का भूदान यज्ञ वसुधैव कुटुंब का जीवंत उदाहरण है। विनोबा जी भूदान यज्ञ में कहते हैं, जब समुद्र लांघ नहीं सकते, आकाश को बांट नहीं सकते, सूर्य व चंद्रमा को छू नहीं सकते, तो पृथ्वी भूमि को कैसे बांट सकते हैं। उस जमीन पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का बराबर का हक है। विनोबा भावे ने 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे। देश के 5,50,000 गाँव में से 1,60,000 गाँव ने ग्रामदान किया। भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। सर्वे भूमि गोपाल की। इस तरीके से
उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया। पद यात्रा के दौरान विनोबा भावे के साथ रहे अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पौत्र हेलन टेनिसन ने अपनी पुस्तक द सेंट ऑन द मार्च में लिखा, संतों में भी त्याग करने के कारण थोड़ा बहुत स्वत्व गर्व रहता है, लेकिन विनोबा ने इनमें से किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी किसी से अपना अनुकरण करने के लिए नहीं कहा। आकाशवाणी की ओर से उस पदयात्री संत को नमन जो गांधीवादी दर्शन और भूमिहीन लोगों के हित के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में मध्यम जबकि कोलकाता में तेज बारिश की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम 21 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मध्यम या गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, गंगटोक, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर तक चलने वाली येलो लाइन सेवा के सभी मेट्रो स्टेशनों पर निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू की है। अधिकतर भूमिगत स्टेशनों वाली इस लाइन पर 37 स्टेशन हैं। यात्रियों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन सभी स्टेशनों पर 330 से अधिक एक्सेस प्वाइंट लगाए गए हैं। हाई स्पीड वाईफाई सुविधा ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के सभी स्टेशनों पर पहले से उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भीषण वर्षा और भूस्खलन के बारे में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से टेलीफोन पर बातचीत की। कहा, प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है। केरल में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आश्वासन, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कुलगाम जिले में 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की। देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.10%। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी। सरकार ने कहा, प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम।
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, असंगठित क्षेत्र के 4 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर विचार के लिए नौसेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में कल से और पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप ओमान में क्वालीफायर मैचों के साथ शुरू। सुपर 12 मुकाबले संयुक्त अरब अमारात में इस महीने की 23 तारीख से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।